यानी आज का मुद्दा। जी हाँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया पर मोहब्बत का पैगाम अभियान चलाएगी। पार्टी इसके जरिए लोगों को मोहब्बत का पाठ पढ़ाएगी। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ा जाएगा। क्या होगा कांग्रेस के इस अभियान में, चलिए आपको बताते हैं। कांग्रेस का मोहब्बत का पैगाम, सोशल मीडिया पर चलेगा नया अभियान। कांग्रेस चलाएगी मोहब्बत का पैगाम अभियान। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जोड़ेगी कांग्रेस। अभियान का मकसद लोगों को प्रेम का संदेश देना। बीजेपी की सोशल मीडिया की काट ढूंढने की कोशिश। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान, अमेरिका में मोहब्बत की दुकान लुट गई। कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया। कांग्रेस के नवसंचार समागम में पीसीसी चीफ और सोशल मीडिया अध्यक्ष ने अभियान से जुड़े टिप्स दिए। कांग्रेस का कहना है कि उसका सोशल मीडिया अभियान उन लोगों के लिए है जो नफरत फैलाते हैं। मोहब्बत का पैगाम तो कांग्रेस की बुनियाद में शामिल है। हमारे मूल्यों, आदर्शों और शरीर के एक एक बूंद रक्त में वो समाहित है। सोशल मीडिया कैंपेन जो हमारा होगा वो तो सिर्फ अंधभक्तों को समझाने के लिए है। मोहब्बत हमारे दिलों में बसी हुई है और उस बुनियाद से हम कभी हट भी नहीं सकते हैं। कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अमेरिका में मोहब्बत की दुकान लुट गई है। देखिए, कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान अमेरिका में जाकर लुट गई है। उनने वहां जाकर बता दी कि मोहब्बत की दुकान में क्या क्या आइटम है। तो पहले आइटम निकला कि अनुसूचित जाति का आरक्षण खत्म करेंगे। दूसरा आइटम निकला कि जनजाति का भी आरक्षण खत्म करेंगे। तीसरा आइटम निकला कि ओबीसी का भी आरक्षण खत्म करेंगे। और चौथा आइटम है कि सबके आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को आरक्षण देंगे। तो इस बात से समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी का परिवार हिंदू विरोधी परिवार है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार आंदोलन की राह पकड़े हुए है। एग्रेशन के सहारे वो हर वर्ग की आवाज उठाने की कोशिश में है। तो मोहब्बत का पैगाम अभियान की मदद से वो लोगों को अपने साथ जोड़ने में जुटी है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान आखिर सियासत का सामान क्यों बन रही है? नमस्कार। आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मोहब्बत की दुकान, सियासत का सामान। कभी कभी मैं सोचता हूं कि मोहब्बत भी अगर दुकानों में मिलती, नफरत तो बहुत है हमारे पास, ढेरों है। नफरत की तो जरूरत नहीं, यहां है और यहां से सरक के जुबान पर आ जाती। लेकिन अगर मोहब्बत की दुकान होती तो बड़ा मजा आता। बॉस नाराज हैं, 250 ग्राम दीजिए जरा, इसमें हो जाएंगे बॉस खुश। चाय में दे दूंगा, मिठाई में दे दूंगा, अच्छा अच्छा बोलेंगे वो। फिर हमारे राजनेताओं के लिए भी यही कहते हैं कि भैया आज इनको थोड़ा सा चाय में दे देना रैली के पहले। तो बीजेपी वाला कह रहा है कि कांग्रेस की बड़ी अद्भुत परंपरा है, हम सम्मान करते हैं। और कांग्रेस वाला कह रहा है बीजेपी ने राम मंदिर बना भावुक कर दिया। हे पगले एंकर, कहां भटक रहा है तू? प्रेमचंद की कहानियों में भटक रहा है का? लौट के आओ, लौट के आओ, 2024 की राजनीति में आओ। हाँ पगले बुड़बक का बात कर रहे हो? प्रेम होगा, मोहब्बत की दुकान है, कहाँ है दुकान? दिखाओ उनको, मारेंगे। चलिए, थोड़ी नौटंकी जरूरी होती है साहब, क्योंकि नौटंकी से ही माहौल जमता है। और इस नौटंकी के बाद हम सीधे बंसल न्यूज़ के उन सुलगते सवालों की तरफ आते हैं, क्योंकि बातें तो मोहब्बत की होती हैं और कारोबार नफरत का होता है। चाहे बात इधर की करें या बात उधर की करें। बातें अभी फिर बड़ी बड़ी होंगी डिबेट में। ये काला कोट वाला भी करेगा और जो मेहमान मिलेंगे वो भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लेकिन कुछ सच मत समझिएगा, हम सब लोग गड़बड़ हैं। हाँ सुनिए, पहला सवाल, क्या मोहब्बत का पैगाम अभियान से कांग्रेस को मिलेगा लोगों का प्यार? अरे भैया, तुम मेहनत करके लोगों के दिल में जाएंगे तब ना मिलेगा प्यार। कांग्रेस का ये कदम सोशल मीडिया पर बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? सोशल मीडिया से चुनाव जीते जाते फिर क्या बात थी? कहीं मोहब्बत का पैगाम सियासत का सामान तो बनकर नहीं रह जाएगा?
ये भी देखते हैं। चलिए, जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। आज हमारे साथ मोहब्बत की दुकान के जो मेहमान हैं वो हैं वंदना त्रिपाठी, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। उनका बहुत स्वागत है, बहुत अरसे बाद आई हैं वंदना जी, इस्तकबाल है उनका। और अभिनव बरोलिया जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और सोशल मीडिया स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, उनका बहुत स्वागत है। और दिनेश गुप्ता जी उस तरफ हैं, आधुनिक तकनीकी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है दिनेश जी। दिनेश जी, बड़ी बड़ी बातें, मोहब्बत का दुकान है, सामान है, सोशल मीडिया है, लड़ाई है। अगर ये सब चीज़ें होती तो फिर क्रिकेट मैच भी इसी से जीत लिए जाते, जुमलेबाजी से। आपको मैदान में उतरना पड़ता है, लोगों से कनेक्शन करना पड़ता है, लेकिन अब राजनीति में जुमलों का बड़ा महत्व हो गया। कैसे देखते हैं आप जी? देखिए शरद जी, जो मोहब्बत और नफरत की जब बात होती है तो पूरी सियासत को भी देखना पड़ेगा कि इसके संदर्भ में बात हो रही है। और ये आज के संदर्भ से नहीं होगा। हमें 20, 30, 40, 50 साल पहले देखिए कि जो वोटों का पोलराइजेशन की जब बात होती है कि कांग्रेस ये मानती है कि हम SC, ST और मुस्लिम वोटों के साथ सरकार में आएंगे, तो फिर निश्चित तौर पे इसकी जो दूसरी राजनीति होगी वो इनके खिलाफ होगी। अब जो नफरत और मोहब्बत इसमें ये आ गई कि 2014 के बाद की राजनीति बदली, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उस पोलराइजेशन पॉलिटिक्स में अपने आप को थोड़ा बैकफुट पर पाती है, लेकिन वो अपना वोटों का भी तो मुंह नहीं छोड़ पा रही। यदि उसे ये जो मोहब्बत और नफरत की राजनीति ही करनी है तो ये कैंपेन वगैरह से तो कुछ होगा नहीं। आप ये देखिए कि इतने देश में घटनाएं हो रही हैं, कांग्रेस का कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में दिख रहा है? मैदान में कोई नेता दिख रहे हैं जो लोगों से कह रहे हैं कि आइए साहब आप बैठ के बात करिए? ये जो सोशल मीडिया पॉलिटिक्स है, ये अलग तरह की पॉलिटिक्स है जिसमें करना कुछ नहीं रहता। प्रचार उन्होंने खूब है, हमारे इतने फॉलोअर हैं, इतना ये हो जाएगा, तो इससे नहीं है। बेसिकली जो पहले आप देखिए कि एकता समितियां हुआ करती थी, लोग अपने राजनीतिक दल में भी लोग रखते थे कि हमें जो है समाज में यदि सद्भाव बना के रखना है तो हर तरह के लोगों को जोड़ के रखना पड़ता है। अब तो क्लियर एक लकीर है और उस लकीर को यदि कांग्रेस जो है बिल्कुल भरना चाहती है तो उसे कम से कम ग्राउंड पर आकर जो वोट पॉलिटिक्स से हटके कि साहब माइनॉरिटी मेजॉरिटी पॉलिटिक्स से जब हटेंगे, ये शुरुआत आप कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सफल होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। और जुमलेबाजी का दौर है और मोहब्बत कहीं नहीं है, लेकिन बात होती है मोहब्बत की दुकान की। और इतनी कड़वाहट कांग्रेस और बीजेपी में जो हमने देखी है बीते एक दशक में, कौन जिम्मेदार है ये जनता को तय करने दीजिए, लेकिन वाकई ये कड़वाहट थमनी चाहिए। दुश्मनी का सफ़र एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। वंदना जी, कैसे देखती हैं आप सोशल मीडिया पे लड़ाई, बड़ी बड़ी बातें दोनों ही पार्टियों की तरफ से, और अभी बात कांग्रेस की हो रही, कैसे देखती हैं आप? जी नमस्कार शरद जी, नमस्कार दिनेश जी, अभिनव जी आपको भी नमस्कार। देखिए शरद जी, मुझे एक शेर याद आता है कि मोहब्बत ना सही दिल लगाने के लिए, आप मुझे फिर से गले लगा ले छोड़ जाने के लिए, रंजिश ही सही। अब मोहब्बत भी उसमें हम ऐड कर सकते हैं जी। तो कांग्रेस पार्टी का वही हाल हो चुका है कि देखिए इनके बीच में आपस में ही मोहब्बत के तार टूटे हुए हैं, इनके कार्यकर्ताओं से इनके मोहब्बत के तार टूटे हुए हैं। सोशल मीडिया का सहारा ले लें या किसी और चीज़ का सहारा ले लें, जब तक आप अपने दिलों के तार अपने ही कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से नहीं जोड़ेंगे, तो आप किस बेसिस पर ये कहेंगे कि हम मोहब्बत की दुकान सजा रहे हैं? पहली चीज़ तो ये कि मोहब्बत की दुकान का इन्हें सहारा है क्योंकि वास्तविकता से इनका किनारा है। अब रही बात इनकी पार्टी की मोहब्बत की दुकान की, तो राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत की दुकान सजाई थी, जिस प्रकार से माननीय रामेश्वर शर्मा जी ने कहा, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार से विदेशी धरा पर बैठ के हमारे देश को ललकार रहे हैं, हमारे देश की रीति नीति को ललकार रहे हैं, सिखों के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, तो जब ये देश विरोधी बातें करते हैं तो फिर मोहब्बत की बात कैसे कर सकते हैं? वहाँ जाकर ये सैम अंकल की कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट बन जाते हैं, पन्नू जी से मिलते हैं, इल्हान उमर से मिलते हैं जो अराजकता फैलाने का कार्य करते हैं भारत में, और आप कहते हैं कि आप मोहब्बत की दुकान सजाएंगे। पीसीसी दफ्तर में कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि मोहब्बत की दुकान सजाई जा रही है। जब आपके नेता ही देश के विरोध में बात कर रहे हैं, वो भी विदेशी धरातल पर बैठकर,
तो किस प्रकार से आप मोहब्बत का पैगाम फैलाएंगे? जब अपने देश से प्रेम नहीं कर सकते, अपने राष्ट्र के विरोध में जब बात करते हैं, तो पहले तो अपने राष्ट्र से मोहब्बत करना सीखिए, देश से मोहब्बत करना सीखिए। और जो ये देश को आप लोग जातियों में, धर्मों में, पंथों में बांटने की जो बात करते हैं, उसे समाप्त करिए। अपने आप कांग्रेस पार्टी के लिए जनता के मन में मोहब्बत आ जाएगी। जी अभिनव जी, आपने सुनी दिनेश जी की भी बात और वंदना जी की भी बात, और आपका ये प्लान है क्या, छोटी सी रोशनी उस पर भी डालिएगा, लेकिन मोहब्बत कहीं से भी ढूंढ के लाइए, लेकिन ओरिजिनल होनी चाहिए। जी देखिए, मोहब्बत की जो बात हो रही है, ये लगातार आपने देखा होगा, जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी तो हर वर्ग से मिले। मतलब आप देखेंगे कि उसमें किस तरीके से भावुकता के साथ उनसे लोग मिलने आते थे, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, सभी लोग। और पूरे देश ने देखा, खुली आंखों से देखा, उसका रिजल्ट भी सामने आया कि किस तरीके से उनको प्यार मिला। वो चाहे हरियाणा में मिला हो, चाहे महाराष्ट्र में मिला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में मिला हो, चाहे जहां मिलना चाहिए था, जहां से उनको उनकी मोहब्बत का पैगाम पहुंचा, वहां उन्हें मिला, वो उनको प्यार मिला। अब बात ये हो रही है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल, तो सोशल मीडिया लगातार आप देख रहे होंगे हर प्लेटफॉर्म पे, आप उसमें पढ़ाई को ले लें, चाहे किसी भी चीज़ को ले लें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हो रहा है। और हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए, अच्छी बातों के लिए हो, नफरत की बातें उस पर नहीं हो। हम ये लगातार बात बोल रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से आप देखेंगे कि लगातार अराजकता की बातें, गोली मारो सालों को, इन्हीं के मंत्री अनुराग ठाकुर बोलते हैं, योगी जी के बयान आप सुनिए, मोदी जी के बयान सुनिए, किस तरीके से सभी लोगों ने, आपके यहाँ से भी बहुत सारे बयान आते हैं। कोई नीच शब्द का इस्तेमाल करता है, कोई कहता है चाय वाला है, अफसोस जाहिर किया जाता है दोनों ही दलों की तरफ से। नीच शब्द जरूर बोला गया था, लेकिन जर्सी गाय और किस तरीके से गोली मारो सालों को दंगा भड़काने तक की, अभी रिसेंट रतलाम में जिस तरीके से अफवाह वाली बात हुई, एसपी को हटा दिया गया, राहुल जी ने कितना अच्छा काम किया। सोचिए, एक अफवाह फैलने से दंगा पूरे देश में फैलता, इन्हीं के पदाधिकारी थे। तो ये बातें साबित होती हैं कि सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने की बातें भाजपा के लोग करते हैं। तो हमने अगर हमने अच्छा काम किया कि हमारे वॉलंटियर्स जो आए, उनको वहां पर बैठ के हमने संदेश दिया कि हमें मोहब्बत की बात करनी है, हमें जनता के मुद्दे उठाने, बेरोजगारी के, महंगाई के, जो जनता त्रस्त है जिनसे, और जहां ये नफरत की बातें करें, जहां हिंदू मुस्लिम की बातें करें, आप देखते होंगे पूरी जगह जबरदस्त तरीके से वोट लेने के लिए ये राजनीति करते हैं। इसको खत्म करने की बात राहुल जी भी करते हैं, हम भी करते हैं। हम कोई गलत तो करते नहीं। अगर हमने मोहब्बत की बात करी तो ये जायज है कि हम चाहते हैं कि इस देश में मोहब्बत रहे, अमन रहे, चैन रहे। ये बात अगर इन 10 सालों में खराब हुई तो राहुल गांधी जी भी वही बात उठा रहे हैं, जीतू पटवारी जी भी वही बात उठा रहे हैं, उमंग सिंघार जी भी उठा रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी भी वही बात करते हैं। तो आपको मिर्ची क्यों लगती है? ऐसा क्यों आप सोचते हैं कि राहुल गांधी जी, कितना भी कोसो आप, स्मृति ईरानी के लिए अगर गलत हमारे ट्रोलर्स कर रहे थे, अगर कहीं से उनको पता चला, उन्होंने फौरन ट्वीट किया कि कोई भी उनके बारे में कुछ नहीं बोलेगा। तो ये क्या गलत किया राहुल जी ने? हम सामने है, हमारा नेता बिल्कुल मोहब्बत के साथ चल रहा है, और ये प्रूव भी हो रहा है, इसका सबूत भी है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता हो, महाराष्ट्र की जनता हो, चारों तरफ राहुल जी को पसंद किया जाए। इवन अमेरिका में वहां पर भी गए तो वहां पर उन्होंने जो संदेश देने की कोशिश करी, वो शायद भाजपा के लोग नहीं समझ पाए। दिनेश जी, दुकानों में भी हम जब खरीदारी करने जाते हैं तो पूछते हैं कि आपके यहाँ तो ठीक नहीं है सामान, थोड़ा सा हम बगल वाली दुकान पे देख लें कैसी है वो दुकान। तो मेरे कुछ ऐसे अनुभव भी रहे हैं और अधिक रहे हैं कि दुकानदार कहता है अच्छी होगी साहब, आप जाइए, वो भी हमारा भाई है, पेट के लिए वो भी इस चौक में बैठा है दुकान लगा के, आप जाइए, हो सकता है वहाँ आपको आपकी पसंद का सामान मिल जाए। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की जो दुकानें हैं, माफ़ कीजिएगा मैं ये शब्द दुकानें चूंकि यहाँ सिंबलाइज कर रहे हैं हम, तो इन दुकानों में तो कहा जाता है कि सिर्फ मेरी कमीज सफ़ेद है साहब, बाकी सब गंदा है साहब, सब खराब है साहब, वो कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या जनता ये समझती है, या आपको लगता है कि जनता भी सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा से, या आजकल ये एक बहुत बड़ा बजट का काम हो गया है, धड़ाधड़ फर्राटा अंग्रेजी बोलने वाले MBA बॉय, जिनमें से एक तो अब बिहार के चुनाव में भी किशोर बाबू, वो अपना महत्वाकांक्षा का तंबू फैला दिए हैं, तो वो भी आ गए हैं, और ये लोग सब बैठ के पॉलिटिशियंस को बड़े तरीके से अंग्रेजी बोल के कि ऐसा करना बहुत ज़रूरी होगा सर, एंड इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट ऑन योर टोटल स्ट्रैटेजी, तो वहाँ ये इम्पैक्ट डालेगा। तो कैसे देखते हैं आप, क्या जनता समझ रही है या उसको मूर्ख बनाया जा सकता है? शरद जी, देखिए मूर्ख तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जो नफरत का एक जो दूसरा हिस्सा आता है वो कहीं ना कहीं आता तो सियासत से ही जुड़ा हुआ हिस्सा है ये।
आप और जो उसमें कहीं ना कहीं डर भी पैदा करने की कोशिश होती। नफरत के पीछे है क्या? आप डर, नेगेटिव पॉलिटिक्स, पॉजिटिव वोट तो नहीं मांग रहे हैं ना। जब आप जो है यदि कहते हैं कि हमें मोहब्बत से वोट लेना है तो आपको पॉजिटिव वोट के साथ आना पड़ेगा, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के साथ आना है। कोई भी राजनीतिक दल हो, वो सबसे आसान उसे लगता है कि आप नेगेटिव बात करिए, जो कमीज दूसरे की खराब है तो वो नेगेटिव पॉलिटिक्स है। वो आप नहीं बता पाते कि हमारे पास क्या अच्छी चीज है, हमारी दुकान में क्या वैरायटी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया दिनेश जी आपने। इसी से जुड़ा मेरा सप्लीमेंट्री सवाल है कि एक तरफ धर्म है, बीजेपी के लिए भी कहा जा रहा है कि आपको उसी एजेंडा पर लौटना होगा। आपको स्मरण होगा या आप वेल रेड रहते हैं, योगी जी का आज ताज़ा बयान है गोरखपुर में कि काशी में ज्ञानवापी है मस्जिद, लेकिन वहाँ साक्षात महादेव दिखाई देते हैं। उन्होंने उदाहरण भी दिए, इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं बोला, बट एजेंडा इज़ वेरी क्लियर, इट सीम्स, बहुत साफ दिख रहा है एजेंडा। और दूसरी तरफ है जाति। अब इन दोनों में कहाँ मोहब्बत दिखती है हमको जी? इन सब चीजों के साथ आज 75 साल बाद जब हम उसी जाति और धर्म पर हैं, जिसने एक देश में विभाजन करा ही दिया है आपका, और अभी भी आप उस चीज को नहीं छोड़ रहे हैं, आप दूसरी चीजों पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। आप एजुकेशन पर भी हम देखते हैं कि बहुत जगह तो अभी भी एजुकेशन को लेकर समस्या है, अभी भी हम डेवलपमेंट पे देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में देखते हैं। तो जब हम ये बात करते हैं कि ज्ञानवापी, आप जो चीजें राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर होनी चाहिए, जो एएसआई की प्रॉपर्टी होना चाहिए, उन पर आप यदि कॉपीराइट लाएंगे तो निश्चित तौर पर तनाव होगा। एएसआई है इसीलिए कि जो राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं उनको हम एएसआई के पास रखें ताकि ये विवाद समाप्त हो। दिनेश जी, 2003 में मैं कब जर्नलिस्ट था और बड़ा खुश था उस समय कि सड़क, बिजली और पानी पे मध्य प्रदेश का चुनाव है, कोई इशू नहीं था इसके अलावा। उमा जी जबकि भगवाधारी लीडर थी, सन्यासिन थी जिन्होंने सन्यास लिया, और एक तरफ दिग्विजय सिंह जैसे सीजन पॉलिटिशियन थे, लेकिन पूरा चुनाव फोकस था बिजली, सड़क, पानी पर। आज क्या चुनाव वंदे भारत पे है? सवाल कर रहा हूं मैं जनता से, इन दोनों मेहमानों से नहीं, जनता से पूछ रहा हूं। क्या वंदे भारत पर है? क्या आयुष्मान योजना पर है? कि ये बात होती है साहब कि ये चल गया साहब कि संविधान बदला जाएगा आरक्षण के लिए, चल गया साहब ये इशू। अरे साहब मंदिर का विषय चल गया साहब, हमने तो गजब कर दिया। वंदना जी, निकले आप दोनों युवा हैं कि हम बात करें क्या अचीवमेंट्स है हमारी। आज हम 5वीं अर्थशक्ति हैं, तीसरी होंगे, पहली होंगे जी। बिल्कुल शरद जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें इस चीज़ से ऊपर उठना चाहिए कि मेरी कमीज़ तेरी कमीज़ से उजली है। देखिए शरद जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि राहुल गांधी जी को विदेशी धरा पर बैठ के भारत को नहीं कोसना चाहिए। देखिए, अपने राष्ट्र से प्रेम करना ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी भी बनती है और राष्ट्र से प्रेम करना भी चाहिए, क्योंकि जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, आज राहुल गांधी जी जो पूरे ग्लोबल लीडर के रूप में जाकर दुनिया भर में कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, तो वो भारत का ही नाम लेकर जाते हैं। तो भारत को ही कोसना, भारत के समुदायों को कोसना, आरक्षण की बात करना, ये हमारा घरेलू विषय है, वहाँ जाकर उन्हें ये सब छेड़ना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ कि जब हम मोहब्बत की बात करते हैं, मैं कहूँगी प्रेम की बात करते हैं, तो देखिए प्रेम आता है पॉजिटिविटी से, और पॉजिटिविटी के लिए ये ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव नैरेटिव सेट करें, पॉजिटिव बातें करें जो जनता को भी अच्छी लगती है। जैसे कि आपने जो कहा कि 2047 में हमें भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर चुनाव लड़ना है। हमें इस बात पर चुनाव नहीं लड़ना है कि हमें जातिगत जनगणना करानी है और जातिगत जनगणना का राग अलाप के जनता के बीच में एक असमंजस्य की स्थिति क्रिएट करनी है। हमें यह अराजकता नहीं फैलानी, हमें सांप्रदायिक सौहार्द को नहीं बिगाड़ना। हमें ये बात करनी है कि किस प्रकार से जो महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण हो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे बिल आए। हमें ये सब बातें नहीं करनी है कि कोलकाता रेप केस और बाकी के रेप केस को हम उजागर कर करके राजनीति करें और एक दूसरे पे छींटाकसी करें। अविनाश जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर गड्ढे की बात करते हैं कि भोपाल शहर में चारों तरफ गड्ढे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उसको भी नेगेटिव सोचती कि नहीं, कांग्रेस ने गड्ढे कर दिए हैं यहाँ पर। अगर हम अतिथि शिक्षकों की आवाज़ उठाते कि उनकी मांगे मानी जाए, तो कहते नहीं अतिथि शिक्षकों को ये भड़का रहे हैं। अगर हम युवाओं की बात उठाते तो कहते नहीं कांग्रेस। तो ये बात नेगेटिविटी कौन फैला रहा है? भारतीय जनता पार्टी। अब ये बात स्पष्ट है कि हम मुद्दों की बात करते हैं तो ये कहते हैं कांग्रेस गलत कर रही है, नहीं राहुल गांधी जी गलत कर रहे हैं। ये सब बातों से कुछ नहीं होगा। जनता के मुद्दों की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की हम बात करते हैं क्योंकि वो जरूरत है।
ये हर व्यक्ति, आप बोल दीजिए ना, आप स्टैंड क्लियर कर दीजिए। मुझे लगता है आपने स्टैंड क्लियर कर दिया है कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। भाजपा का स्टैंड है क्या? वंदना जी आप अभी क्लियर कर दीजिए, बता दीजिए वंदना जी, बता दीजिए। देखिए हम कह रहे हैं जातिगत जनगणना होगी और हम करवाएंगे, उनसे समझते हैं, बोल दीजिए। देखिए अभिनव जी, क्या आपको किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये कहा कि हम जातिगत जनगणना के विरोध में हैं? हर चीज का एक प्रारूप होता है, एक तरीका होता है। आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अभियान चलाएगी, हम घर घर जाएंगे, विरोध में नहीं है, हम घर घर जाएंगे, जाति का पता लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बोलिए बोलिए बोलिए। तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना में नहीं उलझाना चाहिए? जो जायज मांग है समाजों की, SC ST OBC की आवाज हम बने हुए हैं। जिन जिन राज्यों में जातिगत जनगणना कराई, आपने उन राज्यों के आंकड़े आपकी बात होगी। वंदना जी पढ़ लिख के समझिया करिए कि राज्य सरकार जो है राज्य सरकार के अधीन नहीं होती है। जातिगत जनगणना जितना उसके अंदर में रहता है उतनी बात करते हैं। हम SC ST और OBC की आवाज बने हुए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी आवाज बने हुए, तो आप क्यों जातिगत जनगणना का विरोध करना चाह रही हैं? दबे स्वर में आप खुद बोल रही हैं कि नहीं होना चाहिए, जातिगत जनगणना में क्यों उलझाया जा रहा है, क्यों नहीं होना चाहिए? जाति की तरफ आशय है। मतलब आपके नेता कहते हैं, सर ये लोग कहते हैं कि नहीं आरक्षण खत्म कर देंगे। हमने दिया कुमारी हो, अनंत हेगड़े हो, इनके तमाम नेताओं ने बोला है कि जातिगत ये आरक्षण को हम खत्म कर देंगे। खुला बयान है, इन लोगों ने समर्थन किया। तो आप मानते हैं कि जातिगत जनगणना से प्रेम और सौहार्द बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल है, लोग खुश हैं, चाहते हैं। वो जो नीचे जो एक सोसाइटी है वो चाहती है कि वो भी अपना उत्थान चाहती है, वो ऐसे ही दबे नहीं रहना चाहती। कोई इनकार नहीं है उससे, कोई। लेकिन अभिनव जी क्या लगता है कि उनके हितों को कोई दबाने की कोशिश कर रहा है? आप देखिए, सामने देखिए ना, ये दिखता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे RSS के लोग हों, वो लगातार यही बात करते। कौन है RSS में? आप मुझे बता दीजिए। आज तक उनका सरसंचालक, RSS ने कभी नहीं कहा कि आरक्षण समाप्त मैं तो आज आपसे शरद जी पूछता हूं, कोई दलित वर्ग का आज तक RSS में सरसंचालक बना है क्या? बताइए। आज चैनल पे पूछ रहा हूं। ये एक अलग विषय है। ये बहुत बड़ी बात है कि भविष्य में आपको मिल जाए। RSS के एजेंडे को आज भली भांति, चलिए अब मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, समझ चुके हैं, क्योंकि हम बहुत दूसरी दिशा की तरफ गए। लेकिन सही है, ये विषय हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह है। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं रुकना होगा, ठहरना होगा। राजीव गांधी जी के समय अटल जी विदेश उपचार के लिए गए, कोई उसका ढिंडोरा नहीं पीटा गया। और इंदिरा जी को जब दुर्गा कहा बीजेपी ने और गोलवलकर जी ने कहा संघ से, अटल जी ने ये बात कही है, ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बात है ये, कि दुर्गा कहा गया कि बांग्लादेश को कार्व आउट किया गया। तो ये परंपरा इस देश में है, अभी भी है। मुझे बताते हैं सांसद 2024 के भी कि अमित शाह जी जब विपक्षी सांसदों से कॉरिडोर्स में मिलते हैं तो गहरी आत्मीयता से मिलते हैं। तो फिर ये आत्मीयता कड़वाहट में क्यों बदल रही है? इसको सोचना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा साहब। मोहब्बत की दुकान सच्ची ही अच्छी लगती है। फर्जी, नकली, ये सारी दुकानें 1000 साल की गुलामी में हमने बहुत देखा है। बड़े बड़े इन्वेडर्स आए और उन्होंने मोहब्बत की आड़ में सब कुछ लूट लिया। जिसमें सबसे बड़े लुटेरे कौन थे? जिन्होंने 1800 के आसपास हमारे यहाँ लेकर 1947 तक, मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब समझते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं था। तो संभलिए, क्योंकि अब ये देश हमारा है, 75 साल से ज़्यादा की आज़ादी है। अब नहीं रुकना है साहब। अब इस नफ़रत में फंसे ना तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। नफ़रत की आंधी जो है इसको बिल्कुल ख़त्म करना है, आने नहीं देना है देश में। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। और भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया है। हालांकि ये वो स्ट्रेन नहीं